पाकिस्तान की कायराना हरकत के दौरान जो पहलगाम में घटना घटी और उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब देने का काम किया है, उसके पश्चात जो परिस्थिति दोनों देशों में बनी हुई है, इससे लेकर हमारे जो सेना के जवान हैं वे क्या कुछ सोच रहे हैं, बोकारो में जो सेना के जवान हैं उनके दिलों में इस समय क्या कुछ जज्बा जग रहा है। हमारे साथ सेना के जवान यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है और इनसे ही जानेंगे कि अब जब परिस्थिति एक विकट परिस्थिति का रूप लेती जा रही है तो क्या कुछ इनके मन में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने देश की सेवा की है और एक बार फिर देश की सेवा के लिए पूरा देश मचल रहा है, अपनी अपनी सेवा देने को तत्पर हो रहा है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बताया जाए सर, अब जो परिस्थिति बनी है, पहलगाम अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है उसको देखने के बाद आपके मन में क्या जज्बा जग रहा है सर? देखिए, पाकिस्तान इज़ अ रोग नेशन, जो सबको पता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बट डेफिनेटली उसको ये सोचना है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हमारी सरकार निर्णय लेती है और सैनिक उसके बाद कार्रवाई करते हैं। तो ये जब युद्ध छिड़ चुका है, अभी तो सीमित दायरे में है, यदि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ये विकट और बड़ा युद्ध हो सकता है जिसको पाकिस्तान नामो निशान मिट सकता है और पाकिस्तान के लिए बहुत आत्मघाती होगा। आपका नाम क्या है और कब से कब तक आपने सेना में सेवा दी है सर? जी, मेरा नाम नीरज तिवारी है। मैं भारतीय नौसेना में था और सन 2000 से लेके 2016 तक मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। मैं आज भी रेडी हूँ कि अगर कोई बुलावा आता है, इफ़ यू आर रिकॉल्ड एनी इमरजेंसी सिचुएशन, वेदर यहाँ पे अमंग सिविलियंस या फिर बॉर्डर पे, हम सभी जो एक्स सर्विस मैन हैं, बीट एनी कोर, बीट नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हम सभी खुशी खुशी अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। तत्पर हैं सर। कहा जाता है कि जो परिस्थिति आप देख रहे हैं जी, आपके दौर में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी। जी हाँ, कारगिल का जो युद्ध हुआ था जी, हमारे समय में हुआ था और हम उसके युद्ध में शामिल थे, लेकिन जो उस समय की परिस्थिति थी और जो आज की परिस्थिति है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। वो युद्ध एक अघोषित और घोषित दोनों तरह से युद्ध था। दोनों इस युद्ध में समानता ये है, जो आज तक से हमने रिस्ट्रेन कर रखा खुद को कि हमने एलओसी को पार नहीं किया है, या हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर उसको हम पार नहीं किए हैं। उस वक्त भी नहीं किए थे, अपने ही सीमा के अंदर हमने युद्ध किया था। तो उस वक्त की परिस्थिति थी कि दुश्मन एक घात लगा करके ऊंचाई की जगह पर बैठा था और हमें नीचे से उस पोस्ट को रिकैप्चर करना था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति उस समय की परिस्थिति से अलग है। अलग इस मकसद से है कि पाकिस्तान को बार बार एक ही हरकत करते हुए हम लोग देख चुके हैं और अब लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं और ज़रूरत हो गया है, समय आ गया है पाकिस्तान को हमेशा के लिए ऐसी हरकतों से दूर कर देने की। बिल्कुल, पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से दूर करने की अब सबक सिखाने की ज़रूरी है। और कहा जा रहा है सर कि ओपन हैंड दे दिया गया है सेना को, प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से। आप कहाँ पोस्टेड थे और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है आपके मन में क्या जिज्ञासा जग रही है? मैं संजीव कुमार सिन्हा, मैं भारतीय नौसेना में था। मैं भारतीय नौसेना में 1997 से लेके 2012 तक सर्विस किया हूँ। अभी जो परिस्थिति बन रही है यहाँ पे, ये तो अभी फुल फ्लेज नहीं चल रहा है, ठीक है, लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी सेना है वो काम कर रही है। अभी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो हमारा भी जो कर्तव्य और दायित्व बनता है, अभी हम जैसे बोकारो शहर में है तो बोकारो के प्रति हमारा जो दायित्व बन रहा है उन सबों को निर्वाह करना चाहिए, ठीक है। जो आम पब्लिक है उन लोग को भी एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है सारे लोगों के लिए, बॉम्ब थ्रेट से लेके आग लगने से लेके क्या क्या है वो प्रोसीजर सारी जगह हम लोग को, जो यहाँ के आम नागरिक है, जैसे मुझे मालूम है, हमारे नौसैनिक या जो भी सेना के लोग हैं सारे लोग को मालूम है, लेकिन
हम बॉर्डर इलाके में अगर रहता है तो उनको एसओपी मालूम हो जाता है, क्योंकि वहाँ बार बार उस टाइप का होता रहता है, परिस्थितियाँ वैसी बनती है तो उनको मालूम हो जाता है। और यहाँ पे परिस्थिति काफ़ी सालों बाद बन रही है, कारगिल के बाद अभी एक चल रहा है युद्ध, तो यहाँ पे लोगों को, सारे लोगों को नहीं मालूम है। और आजकल क्या है कि बॉम्ब या जो भी है कहीं से भी आ सकता है, हम कोई भी दूरी मतलब ज़्यादा नहीं है आज के डेट में। तो यहाँ के लोगों के लिए ये सारी जो एसओपी और गाइडलाइन जो इशू किया गया है सरकार के तरफ से भी, यहाँ भी सरकार को चाहिए कि वो अपना प्रचार प्रसार हो और लोगों को मालूम होना चाहिए, जिससे वो अपनी सुरक्षा और ये जान की अपना सुरक्षा कर सके। बुलावा आएगा तो चलेंगे। जरूर चलेंगे, हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। अगर बुलावा आएगा तो तुरंत जाएंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल, संकोच तो ऐसे भी पूरे देश में किसी को नहीं है, और इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार आदेश हो जाए सभी जाएंगे। सर, जो परिस्थिति आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थिति बनी है, क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? पहले तो भारत माता की जय, और भारतीय सेना के पराक्रम को एक बार फिर से जय हिंद। और परिस्थिति जो डेवलप हो रही है, कल रात से अचानक जो हुई, हम लोग टीवी और इंटरनेट के माध्यम से रात भर जगे रहे और मिनट मिनट में ध्यान मोबाइल पे ही जा रहा था कि अब क्या न्यूज़ आएगा क्या नहीं। तो भारतीय सेना का शुरू से किए रहा है, देखिए कि कभी भी चढ़ के किसी पे नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा सिद्धांत हमेशा से रहा है और चल रहा है उसी पे। तो कल पाकिस्तान ने जो दिन में शुरू किया कायराना हरकत और ड्रोन अटैक्स, उसके जवाब में हमारी सेना ने जो जवाब दिया वो सारी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना एक शांतिप्रिय सेना है, हमारा देश एक शांतिप्रिय देश। लेकिन ये नहीं किसी को समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। हम प्रैक्टिस में और पीस टाइम में जो पसीना बहाते हैं, आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि हमारा एक भी सैनिक का कैजुअल्टी नहीं हुआ और हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, इसको नाबूद करने में कामयाब रहे। आप सर, कब ड्यूटी आपकी कब से कब तक थी? हम लोग मैं यहीं बोकारो का ही पला बड़ा हूँ और 1997 से 2012 तक फ़ौज में रहा। अंडमान, बॉम्बे, विशाखापत्तनम, कोलकाता, अलग अलग जगह पोस्टेड रहा। तो हम लोग करीब करीब किस तरह से करती है, अंडमान ट्राई कमांड था, तो वहाँ तीनों फ़ौज एक साथ रहती हैं, एक ही कमांड के अंडर में काम करती है। तो क्या कोलैबोरेशन क्या है, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। ये थोड़ा बहुत जानकारी है हमें भी। नहीं, आप तो उसमें रहे, आपने देश सेवा की है, और अब जब परिस्थिति ऐसी बन गई है, तो ऐसी परिस्थिति बन गई है, तब तो सबसे ज़्यादा जज्बा आप लोगों के अंदर ही आता होगा कि काश एक बार फिर मौका मिल जाए। कल तो बताया ना, जैसे कि रात भर हम मोबाइल और टीवी देखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो सेना तो हमारी काम कर रही है, लेकिन एज ए आम नागरिक समाज में भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर एरिया में ही खतरा है। जो स्लीपर सेल्स है, आपको पता है देश की स्थिति, कहीं भी कुछ भी करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं अगर उन्हें मौका मिले। तो एज ए आम नागरिक हमें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं बोकारो की जनता सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कुछ भी लगे तो 100 नंबर है, जो भी जिला प्रशासन का गाइडलाइंस है उसमें खबर करें। नहीं है तो जो आप जिनको समझते हैं कि आसपास वो थोड़ा समझदार आदमी है, बुजुर्ग हैं, भाई हमें गाइड कर, उनको बताएं कि सर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो वो भी काफ़ी मददगार होती है। बॉर्डर एरिया में आपको याद होगा कारगिल में हमारा एक गडेरिया जो बकरी चराता था, उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, तो वो भी एक सेना का बहुत बड़ा काम किया था। इतना इंटेलिजेंस, इतना सिस्टम होते हुए भी हमें नहीं पता चला था कि वो ऊपर चढ़ चुके हैं। तो एक एक नागरिक एक लोकतांत्रिक देश में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, और वहाँ सेना इतने संयम से रहती है। एक अनूठा संगम है, ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, कहा जाता है कि नेवी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी अगर ये जंग की शक्ल लेगा तो ऐसे में क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आप लोग जब यहाँ सिटीजन के साथ रह रहे हैं तो लोगों को क्या कुछ इसके मायने आने चाहिए कि अक्सर कहा जाता है कि फोर्स में जाने से लोग कतराते हैं, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग फौज में जाने से कतराते हैं, ऐसा तो कतई नहीं दिखा है मुझे जी। और ये कथन शायद गलत हो। जी। ठीक है, गलत ही होगा। बात रहा नेवी की, तो नेवी बहुत ही, अब जैसे ठीक है, तो अरेबियन सी उनका भी टच कर रहा है, हमारा भी टच कर रहा है। तो अगर किसी भी कंट्री को कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए अगर करना है, तो वो रिटेलिएट करने के लिए वो फिर इधर ही से जाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ पे पूरी मुस्तैदी से नौसेना तैनात है। ठीक है, तो
अब उसके बाद फिर लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया में जो उनके चाइना और वो पड़ते हैं, वो एरिया ही है। तो अगर आप इधर से कंट्रोल कर लेंगे तो 2-3 कंट्री को छोड़कर उनका पूरा कट ऑफ हो जाता है, जिससे उनकी सपोर्ट, क्योंकि एयर तो ऑलरेडी बंद ही है अभी उनका। अगर आप इधर से लैंड से तो 2-3 कंट्री से कनेक्टेड है, और इधर अगर आप सी उसका बंद कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट कट ऑफ ही हो जाता है, वो आइसोलेट हो जाता है। तो वो काम अभी नेवी कर रही है ऑलरेडी, और इवन करते रहती है हमेशा। और अभी तो शायद अटैक भी हो रहा है, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, जो बाद में पता चलेगा कौन सा चीज़ कहाँ, क्योंकि वो तो बता भी नहीं सकते अभी। ठीक है, वो स्ट्रेटजी होती है, और कहा जाता है कि कई देशों ने भी सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि आतंकवाद से कई देश पीड़ित हैं, लगभग पूरा विश्व पीड़ित है। ऐसे में हमारे देश ने जो अख्तियार किया है रास्ता, उसको लेकर कई बड़े मुल्क भी हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में फिर वहीं से शुरू करूंगा कि दुनिया में कोई परिभाषा नहीं थी कि देर इज़ गुड टेररिज्म, देर इज़ बैड टेररिज्म। पाकिस्तान का ये फिलॉसफी रहा है कि जो वो कर रहा है दैट इज़ गुड टेररिज्म, और इंडिया अगर रिटेलिएट कर रहा है तो दैट इज़ बैड। तो दुनिया में टेररिज्म इज़ टेररिज्म, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, सर ने जो बताया था कि वी आर कटिंग एज अ नेवी पर्सनल, वी आर कटिंग द सप्लाई चेन्स टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है ईरान से, तो एयर स्पेस भी बहुत लिमिटेड यूज़ होता है वहाँ पे, और हम लोग उनका सप्लाई फ्यूल चैनल्स कट कर रहे हैं कि भाई किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए यदि 1 सप्ताह से अधिक का अगर फ्यूल उसके पास ना हो तो वो अपने आप ही मनोबल गिर जाता है। एंड व्हेन नेवी इज़ इन्वॉल्व दैट इज़ अ फुल फ्लेज्ड प्रोलॉन्ग्ड वार, वो मतलब वार एस्केलेट हो गया, 100% एस्केलेट हो गया। तो वी होप कि दैट इज़ लिमिटेड टू सम एरियाज़, और पाकिस्तान को जल्दी अक्ल आ जाए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के हित में वो फैसला ले और सरेंडर करे। और हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है एज़ यूजुअल, तो पाकिस्तान से यही होगा कि भाई पाकिस्तान के लोग जाके वहाँ की जो रोग फ़ौज है, जो उनकी जो फ़ौज है, जो फ़ौज के शक्ल में आतंकवादी हैं, आई शुड से दिस ऑन योर चैनल कि भाई वो फ़ौजी कम आतंकवादी ज़्यादा हैं। वहाँ के लोगों को उनको सबक सिखाना चाहिए कि भाई क्यों भारत से पंगे ले रहे हो, तुम आगे बढ़ाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, आगे बढ़ो। हाँ, भारत उनसे बहुत आगे निकल चुका है। धन्यवाद। बिल्कुल, पानी दे नहीं पा रहे हैं सर, अनाज दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वो दे नहीं पा रहे हैं, जंग देने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। तो पाकिस्तान के आज की तारीख में ये जो हालात हुए हैं, ये 1 और 2 दिन की डेवलपमेंट नहीं है। बोलते हैं कि ऑप्शन हमेशा चुनने का आपके पास में ऑप्शन होता है। उन्होंने इसी ऑप्शन का चुनाव किया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर पानी हमने बंद किया है तो अनाज भी नहीं होगा, और जब अन्न और पानी नहीं होगा तो परिस्थिति बहुत विकट हो सकती है। तो ये सोचना है और ये समझना है वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को और वहाँ के सरकार को कि हम किस रास्ते से आगे बढ़ें। हिंदुस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए अभी तक अपने आप को बहुत संयमित रखा है। जो हमने कार्रवाई भी की वो भी काफ़ी संयमित है। हम चाहते तो बहुत अंदर तक तकरीबन हर शहर को कल की तारीख में ही ध्वस्त कर सकते थे, क्योंकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ऑलरेडी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब उनके पास हमारे किसी भी अटैक को देखने की भी क्षमता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेलिएशन की जो कैपेबिलिटी हमारे पास में है उसका हम कुछ परसेंटेज भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सिविलियन कैजुअलिटीज़, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है उनके तरफ से। हम किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को नहीं मार रहे हैं, ये इंडिया का बड़प्पन है। सबसे बड़ी बात है जी कि हमारा एयर डिफेंस कितना पुख्ता है जी, कि उन्होंने करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसमें से एक भी ड्रोन हमारे सीमा रेखा को पार करके अंदर नहीं आया। हमने उसको वहीं रोक दिया। तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है इसका, और जो हमने अटैक किया इसमें से एक भी वो रोक नहीं सके। इस फ़र्क को समझिए। हमारी अटैक की कैपेबिलिटी 100% एक्यूरेट, और उनके जो अटैक हुए थे उसको डिफेंड करने की कैपेबिलिटी हमारी 100%। तो कोई तुलना ही नहीं है। और इस अतुलनीय जगह पे अगर वो नहीं समझते हैं तो उनके लिए फिर बार बार ऐसे हिमाकत करता है सर। आप भी देखते हैं बार बार हिमाकत ऐसी ही होती है।
और मुझे लगता है कभी कभी उनके जो आर्म्ड फोर्स है हमेशा गिदड़ भभकी ही देते हैं और अंत में मात खा के ही मानते हैं। नहीं तो कहने की कोई बात ही नहीं है, ये एक इतिहास है उनका। हर बार वो हारे हैं, इस बार भी हार ही रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं इस बार वो स्वीकार करें, और अगर स्वीकार नहीं करें तो हम उन्हें स्वीकार करने और नहीं करने की स्थिति में भी नहीं छोड़ें। दुनिया देख ले और उनका जो वजूद है एक मुल्क के रूप में कि पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, वो भूगोल बदल जाए। भूगोल बदलने की तैयारी इंडियन फोर्स को करनी चाहिए या फिर वो सीख जाएंगे, कुछ सबक लेंगे सर? देखिए, भारत कभी भी किसी के ऊपर आक्रामकता तो रखता नहीं, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने, या ना ही एज ए सोल्जर हम ये इस पर कमेंट करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि वहाँ की जनता खुद उनसे त्रस्त है और शायद वो कुछ विरोध करे। एंड लेट अस होप फॉर द लगता है बेस्ट। कि वहाँ के जो आर्म फोर्स है हमेशा गिदड़ भभकी देती है, एक झूठ फैलाने का काम करती है। हाँ, उसका कारण रहा है मीडिया वहाँ पे कंट्रोल थी, और चाहे वो 47 की बात हो जब कबायली हमले हुए थे, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो कारगिल वार हो, उन सब में उन्होंने अपने नैरेटिव्स अपने लोगों को पढ़ाए हैं। अपनी किताब में अपने मन माफिक लिखी गई हैं कि वो हारे या जीते इस बात का उनके आवाम को पता नहीं चला है। बट नाउ दिस इज़ अ फ्री वर्ल्ड। ट्विटर इज़ अवेलेबल, गूगल पे आप सर्च कर लेंगे, यूट्यूब इज़ देयर। आप जैसे तमाम जाबाज पत्रकार हैं जो पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि भाई अब तो इस बार झूठ पकड़ी गई है आपकी। इफ़ यू आर डिफीटेड, बी एज अ ब्रेव सोल्जर, और आप उसको एडमिट करें कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। जी बिल्कुल, गलती हुई है, स्वीकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को कहा जाता है कि शर्म नाम की चीज़ उनके पास होती नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करते कि मुझसे गलती हुई है, बार बार गिदड़ भभकी देते हैं। तो इस बार आर या पार हो सकता है। इस बार भी देखिए जो रुख लग रहा है हमारी सरकार का और सेना का, इससे तो पूरे विश्व में तो एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि भारतीय नागरिक को अगर आपने हाथ लगाया तो वो डरेगा किसी भी देश में। कि ये मैसेज बहुत तगड़ा गया है पूरे विश्व में कि एक भारतीय आम नागरिक के ऊपर जो उन्होंने कायराना हरकत किया पहलगांव में 22 तारीख को, उसके एवज में ये उनको झेलना पड़ रहा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भी है, और पाकिस्तान का तो ये आदत है, लेकिन ये बाकी दुनिया को देखने में आना चाहिए कि वो इस तरह की हरकत करता है, छिप छिप के वार कर करके डिस्टर्बेंस पैदा करता है हमारे देश में। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है कि ये इसका असली चेहरा है, और आप लोग इसको प्रमोट मत कीजिए अपने बिजनेस और अपने ये के लिए। और शांति, अगर विश्व शांति बनाए रखनी है तो भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छा पड़ोसी का माहौल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे इस मौके पर, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है? जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज तक फ्रॉम हिस्ट्री टू टिल डेट अभी तक हम लोगों ने कभी पहल नहीं किया, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ समता, एकता, शांति के प्रतीक हैं। हम लोग पहले इसको प्रेफरेंस देते हैं ताकि समाज का, लोगों का, सबका भला हो सके। लेकिन अगर कोई प्रहार करता है, टेररिज्म को आपको पता है पाकिस्तान आज से नहीं, शुरुआती 1947 से जब से हम आज़ाद हुए हैं उस समय से लेके अस्थिर रखा है हमारे बॉर्डर्स को, और उसके लगातार निरंतर कोशिश कि हमारे प्रोग्रेस, हमारी विकास को रोक सके, उसकी कोशिश हमेशा रही है। तो इसको जल्द से जल्द कुचलना चाहिए, बिकॉज ये तो संभुता की कंट्री है, एकता की कंट्री है, और यूनिटी स्ट्रेंथ वाली हमारी। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ट्रेड के लोग हैं यहाँ पे, फिर भी हम एक हैं। और पाकिस्तान को ये पता है कि विपत्ति के टाइम में कभी भी वैसी सिचुएशन हो, कितना भी वो हमें फूट डाल ले, किसी भी धर्म के लोग होंगे एक फोरम में, एक जगह पे जरूर इकट्ठा होंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देश और देश के बाहर भी एज ए आर्म फोर्स सेवा देने का काम किया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि देश के बाहर जो जवानों को भेजा गया है उनके प्रति क्या जज्बा जग रहा होगा जब ये दृश्य आप टेलीविज़न पर देख रहे होंगे या किसी भी समाचार के माध्यम से सुन रहे होंगे, तो अंदर क्या कुछ फीलिंग्स आती है सर? देखिए, मैंने आपको बताया भारत माता है हमारी, और अगर माता का अपमान होगा तो किसी भी सैनिक नहीं, एक नॉर्मल आदमी जो है उसका भी खून खौल जाता है। तो सैनिक तो इसी के लिए हम लोग, मतलब हमारी परवरिश फौज में ही हुई है,
तो हमारी खून में तो वो चीज़ें हैं कि अगर कोई आँख दिखाएगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जैसे मैं फ़िलहाल कतर में काम कर रहा हूँ, दोहा में, वहाँ मैंने देखा है, वहाँ हमारे फ़ौज की निपुणता, हमारे जो सिपाही हैं या अफसर वर्ग के लोग हैं, उनमें जो निपुणता है, इसलिए हम लोगों को आज मुझे वहाँ के डिफेंस सर्विसेज में मौका मिला है। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रूमिंग इतनी अच्छी है, इतनी निपुणता है कि वो लोग हमसे सीख रहे हैं। और वहाँ मुझे पाकिस्तान के लोगों, इवन उनके ऑफिसर से भी इंटरेक्शन हुई है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत से डेपुटेशन के लोग आते हैं जी। सो मुझे ये पता है कि उनकी कितनी निपुणता है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता है, सब कुछ जानते हुए भी बाज नहीं आता है। हाँ, वो जानते हैं, बोला ना आपको कि उनको पता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो फाइनेंशियल फंडिंग होती है बाहर से, सिर्फ वो लेने के लिए ये सब करते हैं, ताकि हमारे विकास को, हमारी शांति को वो विघ्न डाल सके। कब से कब तक सेवा की है आपने सर सेना में? मैं 1997 में भर्ती हुआ था इंडियन नेवी में। अच्छा। और 15 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ 2001 बोकारो से ही है। मैं बोकारो से हूँ, यहीं मेरी परवरिश हुई, यहीं जन्म हुआ, यहीं पला बड़ा और पढ़ाई सारी यहीं से। बिल्कुल। तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूर्व सैनिक है, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं चेता तो भारतीय आर्म फोर्स जो हैं वे अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं, और ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान और वो पूरा मुल्क ताउम्र इस जवाब को याद रखने का काम करेगा।